नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए आज हम एक कानून पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है दल बदल विरोधी कानून। और ये कानून हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में इस प्रश्न को हमने देखा है। इससे संबंधित प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये दल बदल विरोधी कानून होता क्या है, ये कानून क्या कहता है, ये कानून क्यों लाया गया, इसके मेन प्रावधान क्या हैं, अपवाद क्या हैं। आज हम पूरी डिटेल इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, जब कोई संसद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो यह कानून उन लोगों को दंडित करता है। ये यूं समझ लो, यह कानून कहता है कि एक पार्टी से अगर आप दूसरी पार्टी में जाओगे तो चले तो जाओगे, लेकिन आपकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी, आप विधायक या सांसद नहीं रहोगे। तो कैसे सदस्यता जाती है इस कानून के द्वारा, हम समझते हैं। अब बात आती है कानून कब आया, तो ये भैया एक कानून आया है 1985 में। संविधान में 52 नंबर का संशोधन किया गया। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो राजीव गांधी इस कानून को लेकर आती है और यह संविधान की 10वीं अनुसूची में इस कानून को रखा गया। अब बात आती है भाई ये कानून क्यों लाया गया। बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में ऐसा कानून है। ये कानून नहीं होना चाहिए। ये कानून ये दिखाता है कि राजनीति में कितना भ्रष्टाचार है, राजनीति के लिए लोग कितना पार्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। चलिए तो हम आगे इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम्पल के द्वारा कि भाई ये कानून लाने की जरूरत क्या पड़ी। क्योंकि जब हमारा संविधान बना उस समय हमारे देश में दल बदल विरोधी नाम का कोई कानून नहीं था। इस कानून को 1985 में लाया गया। तो क्यों लाया गया, क्या जरूरत पड़ी इस कानून को बनाने की, क्या संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह कानून नहीं आया था, क्या उस समय वो नहीं सोच पाए थे। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रदेश है, कोई राज्य है जहां की विधानसभा है। हम मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 60 सीटें हैं। वैसे बहुत ज्यादा सीटें हैं, 403 सीटें हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम 60 सीटें मान लेते हैं। करेक्ट। तो हमने लेट कर लिया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 60 सीटें हैं और चुनाव हुआ। क्या हुआ, चुनाव हुआ। और यहां पर मान लेते हैं सिर्फ दो ही पार्टी हैं, ए और बी, दो पार्टी हैं। एक पार्टी को 31 सीटें मिली और दूसरी पार्टी को कितनी सीटें मिली, 29। अब बताइए सरकार किसकी बनेगी। सरकार उसकी बनती है जिसको बहुमत प्राप्त होता है, आधे से एक ज्यादा मिलना चाहिए, यानी 50% से ज्यादा। तो 60 का आधा कितना हुआ, 30। अब 30 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 31। यानी जिस पार्टी या गठबंधन को 31 सीटें मिल जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी। अब मुझे बताइए किसकी सरकार बन रही है, यहां एक ही सरकार बन रही है। तो एको बधाई, एक ही सरकार बन गई, बहुत बढ़िया। अगर आप देखें तो इसके पास 31 विधायक हैं, इसलिए इसकी सरकार बन गई। बी के पास 29 विधायक हैं, कम है, बहुमत के लिए चाहिए 31, और ये बहुमत से कितना दूर है, 2। अगर इसके पास 2 विधायक और होते तो सरकार इसकी बन जाती। अब बताइए इसको बड़ा टेंशन होगा, ये सोचेगा यार बस 2 विधायक और हो जाते तो मेरी सरकार बन जाती। अब ये लोग क्या करते थे, जब ये कानून नहीं था तब की हम बात कर रहे हैं, इस पार्टी से किसी तरह 2 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। किन्हीं 2 विधायकों को बांध लेंगे, भाई तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हमको समर्थन दे दो और हमारी सरकार बनवा दो, हम आपको मंत्री बना देंगे और इतना पैसा भी देंगे सूटकेस में भर के। अब ऐसे लालच की वजह से इस पार्टी के लोग इस पार्टी में आ जाएंगे, यानी ए पार्टी के लोग बी पार्टी में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे। अब इनका जो संख्या हो गया 31 हो गया, अब इनका संख्या हो गया 31, अब सरकार इनकी बन जाएगी। अब मुझे बताइए इनके पास बचेंगे कितने, 29। अब इनकी सरकार तो बनेगी नहीं, सरकार बी की बन गई। तो आपको नहीं लग रहा ये गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक सरकार चल रही थी, दूसरी सरकार बन गई, हो सकता है फिर 10 दिन बाद ये सरकार बन जाए, वही 2 लोग फिर इधर आ जाएं, या कोई भी 2 और सदस्य यहां से कट के यहां जा सकते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। जो 5 साल होता है सरकार का कार्यकाल, कार्यकाल पूरा ही नहीं हो रहा है। सरकारें बनती हैं तुरंत बिगड़ जाती हैं। सरकार कोई काम करना स्टार्ट करती है, कोई योजना लाती, योजना नहीं लागू हो पाती है। तो एक तरीके से सरकार जो बन रही है अस्थिर बन रही है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।
और इससे जो हो रहा है ना, कोई भी जो पॉलिसी है, सरकार की जो नीतियां हैं, नीतियों का सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं, और इन सबसे आम जनता का नुकसान है, आम जनता परेशान है, क्योंकि आम जनता ने वोट दिया है, और जिस आदमी को अपने क्षेत्र से वोट देके जिताया है उस पे उसका भरोसा है, उस पार्टी पे भरोसा है, पार्टी ए पे भरोसा था जनता का, इसीलिए तो बहुमत मिल गया इसको चुनाव में। पार्टी बी पे भरोसा नहीं था, या उन सदस्यों पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो हार गए। अब वो लोग जिस पार्टी से जीते हैं, जिस क्षेत्र से वोट लिए हैं, वहां जनता की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उस पार्टी के मैनिफेस्टो से प्रभावित हुए हैं, उसकी योजनाओं से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में जनता के विश्वास जनता के विश्वास को तोड़ा जा रहा है, ये जनता के साथ धोखा हो रहा है। तो ये गेम चल रहा था। खैर, ये गेम बहुत हुआ, चल रहा था, लेकिन जब राजीव गांधी की सरकार आती है तो राजीव गांधी ने कहा भाई इसको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, राजनीति में अस्थिरता है, गवर्नमेंट को स्थिर बनाना पड़ेगा, इससे भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा, हम कुछ नियम बना देंगे। तो इसके लिए उन लोगों ने नियम बना दिया, यानी फिर 52 नंबर का संविधान में संशोधन हुआ और कहा गया कि भैया अब अगर एक पार्टी का कोई सदस्य दूसरी पार्टी में जाता है तो चला तो जाएगा, लेकिन उसकी मेंबरशिप नहीं रहेगी, वो विधायक नहीं रहेगा, वो सांसद नहीं रहेगा, जाइए शौक से जाइए। लेकिन अब ये कानून जब से आ गया है, 1985 से चल रहा है, उसके बाद 91 नंबर का 2003 में फिर संशोधन हुआ, तो फाइनली आज इसको हम समझते हैं ये कैसे काम करता है। आज भी इसका मिसयूज होता है, ऐसा नहीं कि इसका मिसयूज नहीं होता है, आज भी दल बदल कानून का जो है दुरुपयोग हो रहा है। इसके देखो, कोई भी कानून बनता है तो लोग क्या होते हैं, उसका तोड़ निकाल लेते हैं, और तोड़ निकालने का मतलब कहीं ना कहीं उसके लूप होल को पकड़ के उसका मिसयूज करते हैं, तो आज भी कर रहे हैं इसका। तो चलिए, तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे हम अगर एक पार्टी को दूसरी पार्टी में जाते हैं, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो हमारी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। तो कैसे समाप्त हो जाएगी समझते हैं। अब ध्यान दो, ये जो सारे पॉइंट हैं ये सांसद और विधायक दोनों पर लागू होंगे, ठीक है। विधानसभा में होंगे विधायक और पार्लियामेंट में होंगे सांसद। चलिए अब बात करते हैं अयोग्यता का आधार क्या होगा, यानी कैसे किसी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब ध्यान दो, अगर कोई सदस्य निर्वाचित दल का है, यानी किसी पार्टी का कोई मेंबर है, जैसे मैं किसी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और विधायक बन गया, तो मैं पार्टी से संबंधित हूं, इस पार्टी का विधायक हूं, मेरा दल से संबंध है। तो पहली कंडीशन है इनवॉलेंट्री, मैं स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दूं, मैं स्वेच्छा से रिजाइन दे दूं, सांसद से या विधायक के पोस्ट से हम स्वेच्छा से रिजाइन दे दें तो हमारी मेंबरशिप चली जाएगी, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, अब ध्यान दो, सदन के अंदर विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा, सदन के अंदर वोटिंग हो रही है, और मान लीजिए कोई पार्टी है, किसी पार्टी के आप विधायक हैं, मान लीजिए कांग्रेस के आप विधायक हैं, और होता क्या है, हर पार्टी अपना एक विप नियुक्त करती है। विप का मतलब होता है जो पार्टी का एक मेंबर ही होता है, जो पार्टी के लिए काम करता है या पार्टी की गाइडलाइंस जारी करता है। जैसे मान लो 40 विधायक हैं, उन्हीं 40 विधायक में एक को विप बनाया जाता है, और वो पार्टी के अगेंस्ट में अगर कोई जाता है तो उस पर होगी कार्रवाई। कहने का मतलब, अगर वोटिंग होनी है सदन में किसी विधेयक के बारे में तो पहले विप जारी हो जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस प्रकार से सदन के अंदर वोट करना है, कैसे काम करना है, वो विप बताएगा। तो विप एक इंसानी होता है। तो यूं समझ लो, अगर सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक हैं और कह दिया गया, पार्टी ने कह दिया आपको ऐसे मतदान करना है, मतलब हम ही को समर्थन करना है, कांग्रेस को ही समर्थन करना है, कांग्रेस को ही किसी विधेयक के संबंध में अपना वोट देना है। अगर आपने किसी दूसरी पार्टी को दे दिया, यानी बीजेपी को वोटिंग कर दिया सदन के अंदर किसी विधेयक में, तो आपकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी, आप अयोग्य हो जाएंगे। दूसरा कहा गया, तीसरा कहा गया, अगर कोई सदस्य पार्टी के विरुद्ध कार्य करता है, मान लीजिए हम समाजवादी पार्टी से हैं या कांग्रेस से हैं, किसी पार्टी से हम विधायक हैं और हम पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो अब भी हमारी मेंबरशिप जा सकती है, ठीक है। अगला कंडीशन क्या है, निष्कासित करने के बाद अन्य पार्टी में शामिल हो जाओ। मान लीजिए हम कांग्रेस से विधायक हैं और पार्टी
ने हमें निष्कासित कर दिया। अभी हम विधायक हैं, अगर पार्टी खुद ही बाहर कर दे तब हम विधायक हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से हम चुनाव लड़े थे, पार्टी ने हमें निष्कासित कर दिया, लेकिन अगर हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो भाई हमारी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। हां, पार्टी ने हमें बाहर कर दिया, हम किसी पार्टी को ज्वाइन ना करें, हम विधायक बने रहेंगे, लेकिन अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हमारी मेंबरशिप चली जाएगी। तो ये 4 कंडीशन है अगर कोई सदस्य किसी पार्टी से है, दल से है। दूसरा सदस्य होते हैं विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा में निर्दलीय। देखो कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो निर्दलीय होते हैं, अपने भौकाल से चुनाव जीत जाते हैं, किसी पार्टी से नहीं होते हैं, बस स्वयं चुनाव लड़े और जीत गए। निर्दलीय, किसी दल से उनका संबंध नहीं है, ना सपा से टिकट, न भाजपा से, न बसपा से, न कांग्रेस से, किसी भी पार्टी से उन्होंने टिकट नहीं लिया, स्वयं के भौकाल से चुनाव जीत गए, निर्दलीय विधायक या निर्दलीय सांसद कहलाएंगे। अब अगर ये लोग निर्दलीय हैं तो निर्दलीय का मतलब उस क्षेत्र की जनता ने किसी पार्टी को लाइक नहीं किया, एक ऐसे व्यक्ति को लाइक किया जो किसी पार्टी से नहीं है। तो अब जनता का विश्वास उस निर्दलीय विधायक पे है। अगर ये निर्दलीय विधायक किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तब भी इसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर तो जनता के साथ धोखा हुआ ना। अगर जनता को इतना ही होता तो किसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देके जिता सकती थी, निर्दलीय को जिताया, इसका मतलब किसी पार्टी पे उसका भरोसा नहीं है। अगला होता है मनोनीत। आपने सुना होगा कि हमारे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। अब ये 12 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं ये कुछ क्षेत्रों से होते हैं, जैसे क्षेत्र फिक्स होते हैं। अगर कोई सामाजिक विज्ञान से है, साहित्य से है, कला से है, समाज सुधारक है, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। लेकिन इनमें भी क्राइटेरिया है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने मुझे राज्यसभा में मनोनीत किया और हमारे पास कंडीशन है, अगर हम 6 महीने के अंदर किसी दूसरी पार्टी को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए हमको मनोनीत कर दिया, हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लें या बीजेपी को ज्वाइन कर लें या आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो हम ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर 6 महीने के बाद, जब से हमारी ज्वाइनिंग हुई है उसके 6 महीने के बाद अगर हम ज्वाइन करते हैं तो भाई हमारी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। तो मनोनीत वाले में 6 महीने का क्राइटेरिया है। तो बेटा यही सारी कंडीशन है, इनको दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि अपवाद क्या है, किन लोगों पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। देखो, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, अगर हम विधायक हैं, हमने रिजाइन नहीं दिया, हमने कुछ नहीं किया, पार्टी हमसे गुस्सा आ गई, पार्टी ने हमें निष्कासित कर दिया और पार्टी ने अगर हमें खुद बाहर कर दिया है, हम विधायक बने रहेंगे, क्योंकि हम पार्टी से बाहर हुए हैं, विधायक पद से नहीं बाहर हुए हैं। हमने न रिजाइन दिया है, न पार्टी के खिलाफ कोई कार्य किया है, न पार्टी के खिलाफ मतदान किया है, कोई ऐसा कार्य नहीं किया, बस पार्टी ने हमें ऐसे ही निष्कासित कर दिया, तब हम विधायक बने रहेंगे। एक कंडीशन ये है। दूसरा है विलय। देखो मर्जर, अगर किसी एक पार्टी के 2/3 या 2/3 से ज्यादा सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो यहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। समझिए बात, अगर मान लीजिए कोई पार्टी ए है और कोई पार्टी बी है, इस पार्टी के पास चुनाव हुआ, इस पार्टी को विधायक प्राप्त हुए, चुनाव में इसको मिले 18 विधायक, इसके 18 कैंडिडेट जीते और इस पार्टी के मान लीजिए कितने कैंडिडेट हैं, 40। जैसा कि आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, पार्टी का मर्जर हो गया, एक पार्टी दूसरी पार्टी में विलय हो गई और उद्धव ठाकरे की सरकार वहां पर गिर गई। तो मर्जर अगर हो जाता है तो वहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। मर्जर को परमिशन है, मर्जर को इसलिए परमिशन है, कभी कभी मर्जर भी जरूरी होता है सरकार को बनाने के लिए, या अगर बहुत सारे लोग 2/3 लोग उस पार्टी पे विश्वास नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो कमियां हैं, तो ऐसे मर्जर को छूट दी गई है। अब पार्टी ए के पास 18 विधायक, अगर एक विधायक इधर जाएगा तो इसकी मेंबरशिप समाप्त, 2 विधायक कट के बी में शामिल होंगे, काम खत्म, 4 शामिल होंगे तो शामिल हो जाओ लेकिन मेंबरशिप नहीं रहेगी। नियम क्या है, अगर पार्टी ए के 18 लोग हैं, जितने लोग हैं पार्टी ए में टोटल 18 लोग, 18 का 2/3 करिए, कितना वैल्यू आएगी ये, 3×6 18, तो कम से कम कितने लोग, 12 लोग। देखो जो पार्टी शामिल हो रही होती है उसका 2/3 देखा जाता है।
अगर बी का देखना है तो बी के 40 का 2/3 शामिल होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ए के विधायक या सांसद होते पार्टी ए के पास 30, तो 30 का 2/3 लिया जाता फिर। तो मतलब कहने का, अगर पार्टी ए के कम से कम 12 विधायक या 12 सांसद बी में शामिल होते हैं और सरकार बनाते हैं या शामिल हो जाते हैं, कट के दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो जाएं, अच्छी बात है। लेकिन उस पार्टी में जितनी संख्या है विधायकों या सांसदों की, उसका 2/3 या 2/3 से ज्यादा जाएंगे तो ये दल बदल कानून पे लागू नहीं होगा, उनकी मेंबरशिप बची रह जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दो, कुछ पोस्टें होती हैं जैसे स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं। तो ध्यान दो, ये जो पोस्टें होती हैं, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का सभापति, ये पोस्ट न्यूट्रल पोस्ट मानी जाती हैं, क्योंकि आप जब बैठे होते हैं स्पीकर की पोस्ट पे तो यह माना जाता है, भले आप किसी पार्टी से हैं, वैसे रूलिंग पार्टी का ज्यादातर स्पीकर होता है, तो देखा जाता है कि रूलिंग पार्टी का होता है, लेकिन उसको न्यूट्रल पोस्ट मानी गई है। जब मामला 50-50% का हो जाता है, टाई हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर वोट करता है। लेकिन अगर वो वोट कर रहा है, पार्टी के अगेंस्ट में कर रहा है या पार्टी के फेवर में कर रहा है, तो उसको दल बदल कानून के दायरे में नहीं रखा जाता है, यानी दल बदल कानून से उसको बाहर रखा जाता है, क्योंकि ये राजनीतिक पोस्ट से ऊपर की पोस्ट होती है, न्यूट्रल पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, और दल बदल कानून कहां लागू नहीं होता है? जब राज्यसभा का चुनाव होता है, अगर राज्यसभा के चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग कर देता है, जैसा अभी हाल में देखा आपने कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने जो है राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करी, हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी, कांग्रेस के कुछ विधायकों ने, तो इन लोगों पे अगर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो क्रॉस वोटिंग करने पे इनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। और अगर यही कोई सदन में कोई विधेयक पेश हो रहा होता, किसी कानून बनने पे चर्चा हो रही होती, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, अगर वो वहां पर फिर पार्टी के अगेंस्ट में वोटिंग करते तो उनकी भाई मेंबरशिप चली जाती। ठीक है, तो ये सारा डाटा है इसका। चलो आगे देखते हैं निर्णय। अब सबसे दमदार चीज है कि भाई निर्णय कौन लेगा? एक पार्टी से विधायक दूसरी पार्टी में शामिल हुआ, एमएलए या सांसद, एमपी बोलते हैं, तो इसको अयोग्य घोषित कौन करेगा? डिसीजन कौन लेगा? तो ध्यान दो, डिसीजन लेने की पावर जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो स्पीकर के पास होती है, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में सभापति के पास होती है। इसी तरह विधानसभा में भी स्पीकर होता है। तो विधानसभा के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए जो शक्ति होती है वो स्पीकर के पास होती है। लेकिन संविधान में यह नहीं बताया कि स्पीकर कितने दिनों तक यह निर्णय ले लेगा। मान लीजिए एक पार्टी से कट के दूसरी पार्टी में विधायक गया, अब उसको अयोग्य घोषित करना है। जो पार्टी होगी, पार्टी वहां पर अपना एप्लीकेशन देगी, उसके खिलाफ कहेगी भाई इसको अयोग्य घोषित कर दिए, मेरी पार्टी से कट के दूसरी पार्टी में चला गया है। अब ये डिसीजन स्पीकर का है, और स्पीकर का डिसीजन कितने दिनों में आएगा संविधान में ये नहीं लिखा है, मतलब उस कानून में नहीं लिखा है, दल बदल कानून में कोई समय का उल्लेख नहीं किया है। इसीलिए तो स्पीकर इसका गलत फायदा उठाते हैं। जब रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में कोई विधायक ऐसा करता है, मान लीजिए रूलिंग पार्टी अगर कोई रूलिंग पार्टी का करता है, तो मान लीजिए मैं स्पीकर हूं, मैं रूलिंग पार्टी का स्पीकर हूं, मेरी पार्टी से कट के दूसरी पार्टी में गया, तो हम तुरंत डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी के अनुसार ही वो स्पीकर काम करता है। तो कभी कभी बोर्ड डिसीजन ले लेता है और कभी कभी अपने फायदे के लिए दूसरे को अयोग्य घोषित नहीं करता है, तो दूसरी पार्टियों का नुकसान भी होता है, वो चिल्लाने लगती हैं। तो अल्टीमेटली पावर स्पीकर के पास है। तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बताई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका जल्द से जल्द डिसीजन दिया जाना चाहिए। और हां, संविधान में जब ये कानून बना था तो उसमें कहा गया था कि फाइनल डिसीजन स्पीकर का होगा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप डिसीजन देंगे, लेकिन उसकी हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, आप डिसीजन दीजिए, आपके पास अधिकार है, क्योंकि सदन के आप अध्यक्ष हैं और सदन के सारे निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर के पास होता है या सभापति के पास होता है। तो ठीक है, निर्णय लीजिए, क्योंकि आप एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं, आप आधा जज का काम कर रहे हैं, आप जजमेंट सुना रहे हैं। इसलिए जो आप जजमेंट सुना रहे हैं, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत आ गया है,
इसलिए हम इस न्याय की समीक्षा कर सकते हैं कि आपने अगर किसी को अयोग्य घोषित किया तो अयोग्य घोषित करना सही था या गलत था, कहीं आपने किसी और कारणों से तो नहीं कर दिया या रूलिंग पार्टी के दबाव में तो नहीं कर दिया, क्योंकि बहुत सारे दांवपेच भी तो हो सकते हैं अयोग्य घोषित करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की क्लास यहीं तक, और ये आपका कंप्लीट हो गया है। आगे हम फिर किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और ऐसे वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।